नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल TCA प्रतीक मलिक पर। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा 15 डेज क्रैश कोर्स चल रहा था, जिसके अंदर हमने स्पीड स्लो कर ली। जहां हम डेली की 3 वीडियोस डाल रहे थे, अब मैं डेली की 1 वीडियो डाल रहा हूं डेली 3 बजे। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं क्योंकि हमारा सीटेट अभी होने वाला नहीं है। वही मेरे पास बार बार बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए मैं उनको बता रहा हूँ कि हमारा नहीं होगा, इस वजह से मैं स्लो हो गया। ठीक है, पर कोई नहीं, इससे पहले हम CDP पूरी कर चुके हैं, हिंदी पूरी कर चुके हैं, मैथ का कंटेंट पूरा कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे EVS पैडागोजीज के बारे में, इसके बाद मैथ की पैडागोजी वगैरह के बारे में बात करेंगे। चलिए बात करते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा बेस्ड ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं आखिर ये EVS पैडागोजी में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, तो समझ लीजिए। देखिए NCF, CDP, एडगरडेल, स्किल, मेथड। इसके अंदर से अगर मैं बताऊं क्या हम कर चुके हैं, देखिए CDP हम कर चुके हैं, इसीलिए CDP पे कहा है, और दूसरा मेथड। ये दोनों चीज़ें हम CDP के कोर्स के अंदर कर चुके हैं। इस वजह से भैया आप सब CDP का कोर्स दोबारा देख लीजिए। अगर किसी ने नहीं देखा तो 5 आवर्स कोर्स है, 5 घंटे का कोर्स है। और जिन बच्चों को के पास में जिन्होंने पेड PDF ले रखी है हमारी उसी कोर्स की, तो अगर उनको वो PDF रिवाइज कर लें, क्योंकि ज़्यादातर आपके क्वेश्चन वहीं से आए हैं। इसके अंदर मेनली आप देखेंगे इंक्लूसिव से हैं 2-3 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन आपके क्या नाम है असेसमेंट वगैरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप वो दोबारा देख लेना, आपका हो जाएगा। एक आध जो टॉपिक आपका नहीं करवाया था उसके अंदर वो भी करवा देंगे, क्योंकि उसके अंदर से कोई एक आधी क्वेश्चन आता है। चलिए बात करते हैं आगे। ठीक है, तो देखिए एक और चीज़ बताता हूँ, इसके अंदर मैं कुछ अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई हैं, CDP और मेथड। हाँ, बाकी इनके लिए जैसे अलग से नोट्स आपको दिए गए हैं, इसी से आपको होंगे। अब आप देख लीजिए आपकी वैल्यू कितनी है CDP की है 23 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। अगर मैं बताऊं कि आपका 23 प्लस ये 19 क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं इसके अंदर ही ऐड हो जाते हैं। लेकिन ये अलग से मेथड था, ये बड़ा टॉपिक था, अलग से दे रखा था, इस वजह से ये मैंने मेथड अलग से लिया है। ठीक है, बाकी NCF तो हमेशा की तरह 130 क्वेश्चन पूछे गए हैं 210 में से, तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ही। ये लास्ट में करेंगे लेकिन यहाँ पे। चलिए बात करते हैं। पहली बात है हमारा पेपर कैसे बनाया जाता है। समझो पहले ये चीज़ें, ऑप्शन जो भी हैं ऑप्शंस को हम नहीं देख रहे। सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले भैया हमारा डिज़ाइन बनाया जाता है। डिज़ाइन के अंदर क्या चीज़ें होती है, हमें 3 घंटे का पेपर बनाना है, 2 घंटे का पेपर बनाना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसी तरह से आपके कितने क्वेश्चंस बनाने हैं, 30 क्वेश्चन बनाने हैं, 15 क्वेश्चन बनाने हैं, जितने भी होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी डिज़ाइन के अंदर होती हैं। ठीक है, इसी तरह से फिर आपका उसके बाद में बनाया जाता है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट बनाया जाता है डिज़ाइन को वेरीफाई करने के लिए कि डिज़ाइन के हिसाब से हमारी चीज़ें बनी हैं या नहीं बनी हैं। उसके अंदर ये होगा कि मान लीजिए आपने कहा कि भैया हमें 3 घंटे का पेपर बनाना है। 3 घंटे के पेपर के अंदर आप 15 क्वेश्चन एक नंबर के तो नहीं दोगे ना, 15 ही क्वेश्चन थोड़ी दोगे। और ऐसा भी नहीं होगा कि 15 क्वेश्चन 5-5 नंबर के दोगे। तो इसके अंदर ब्लूप्रिंट के अंदर आपका ये दिया जाता है। अब देखो डिज़ाइन के अंदर ये भी होता है कि आप एक्चुअली कितने घंटे का जो क्वेश्चन है, तो ब्लूप्रिंट के अंदर ये देखा जाता है कि हमें एक 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए कितना टाइम बच्चों को देना है। ठीक है, और 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए किस तरह के क्वेश्चन छांटने हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ही आती हैं। मतलब कि किस तरह के क्वेश्चन तो नहीं कहूँगा, लेकिन जैसे कि ऑब्जेक्टिव रखने हैं या फिर हमें 1 वर्ड रखने हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसके अंदर ही आती है। तो ये हमारा होता है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट आपने देखा होगा CBSE इशू करता है क्लास 12th का या 10th का एग्जाम से पहले, तो वो आपका ब्लूप्रिंट होता है। तो समझ लो ये पेपर बनने से पहले आपका ब्लूप्रिंट बनता है कि इसके बेस पे हम पेपर बनाएंगे कि हमारे 10 क्वेश्चन 1-1 नंबर के होंगे, 15 क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे, 3 क्वेश्चन 5-5 नंबर के होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें बताई जाती हैं ब्लूप्रिंट के अंदर। और जो हमारा स्टार्टिंग में था, जो हमें साल के स्टार्ट में दे दिया जाता है कि भैया 3 घंटे का आपका पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर होगा, तो ये आपका डिज़ाइन होता है। ये आपका क्या होता है, डिज़ाइन होता है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद में ब्लूप्रिंट के हिसाब से आप क्वेश्चन छांटते हैं कि अगर मैंने कहा है कि 3 क्वेश्चन 5-5 नंबर के हैं, तो मैं 5 नंबर के 3 क्वेश्चन निकाल के लेके आऊँगा। जो एक्चुअली जो ब्लूप्रिंट की जो वर्ड लिमिट हमने पूरी करी थी उसको जस्टिफाई करें कि अगर मैंने दे रखा है कि 10 मिनट का क्वेश्चन होगा, ब्लूप्रिंट के अंदर हम टाइम भी देते हैं, तो वो उसको जस्टिफाई करना चाहिए कि मैंने कह तो दिया 10 मिनट लग जाएंगे बच्चे को, एक एवरेज बच्चे को उसके अंदर, लेकिन बच्चे का हो ही नहीं रहा 10 मिनट के अंदर वो, या उनका 2 मिनट के अंदर करके दे गए। तो वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। आपका क्वेश्चन भी इस तरह का होना चाहिए जो जस्टिफाई करे आपको ब्लूप्रिंट के अंदर, तो आप क्वेश्चन उसके बाद बनाते हैं। ठीक है,
उसके बाद में आपका होता है फिर एडिट करते हैं अगर कोई गलत क्वेश्चन बन गया, और एंड में आपकी बनती है मार्किंग स्कीम। अब देखो भाई, कुछ लोग मार्किंग स्कीम को सोच लेते हैं ब्लूप्रिंट बनाना, कि आपका 1 नंबर के कितने क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर के कितने क्वेश्चन होंगे, वो होती है मार्किंग स्कीम। पर ये नहीं होती। मार्किंग स्कीम होती है जो एग्जाम खत्म होने के बाद, बोर्ड के बाद जब पेपर चेकिंग पे लोग जाते हैं तो उनको दी जाती है मार्किंग स्कीम। वो होती है पेपर चेक करने के लिए, पेपर चेक करने के लिए बनाई जाती है मार्किंग स्कीम। कि बच्चे ने अगर आपने 2 ऑप्शन दे रखे थे कि बच्चे ने अगर इनमें से कोई सा एक दे रखा हो तो उसको आप इतने नंबर दे दो, बच्चे ने अगर ये चीजें दे रखी है तो आप उसको इतने नंबर दे दो। ये आपकी मार्किंग स्कीम होती है। ये जनरल आइडिया होता है जो टीचर को दिया जाता है कि सब मार्किंग एक जैसी करें। मार्किंग का मतलब कितना है, उसको मार्क्स एक जैसे दें। तो ये मार्किंग स्कीम उसके बाद बनाई जाती है। पेपर जब बन गया उसके बाद उसकी मार्किंग स्कीम तैयार होगी कि उसके आंसर्स क्या थे और किस बच्चे ने अगर किस तरह का आंसर दे रखा है तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे। तो इसका आंसर जो है आपका यही है, प्रिपेयरिंग ए डिजाइन, प्रिपेयरिंग ए ब्लूप्रिंट, राइटिंग, एडिटिंग क्वेश्चंस एंड राइटिंग द मार्किंग स्कीम। ठीक है, आइए मेथड में भी एक बार ये क्वेश्चन दोबारा आएगा, आप देख लेना। अब भाई ये तो सीडीपी में आपको मैंने करवा ही रखा था, इसमें तो मेरे को लगता नहीं कि आपको दोबारा करवाने की जरूरत है। ये कह रहे हैं एक पब्लिक स्कूल के अंदर 2 से 3 बच्चे हमारे स्पेशल नीड के हैं। उसके बाद में आप बताओ कि ये स्कूल किस चीज़ को फॉलो कर रहा है। तो बताया था मैंने, जब आपके साथ में पढ़ रहे हैं बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ में, तो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन है। ठीक है, इंक्लूसिव आपका ये दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, रेगुलर स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाया जाए, और अगर दूसरी तरह से पूछा जाए तो जिस तरह से ये पूछा हुआ है इस तरह से पूछ सकता है कि अगर नॉर्मल स्कूल में, रेगुलर स्कूल में बच्चों के साथ पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, तो कौन सा होता है, वो इंक्लूसिव एजुकेशन का वो फॉलो कर रहा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ जी, सीमा लर्न। अब देखो सीमा कह रहे हैं, सीमा तो एक मैंने बताया था हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल अलग होता है। जब मैं सीडीपी करवा रहा था आपको, सीडीपी के अंदर डेवलपमेंट पार्ट करवा रहा था, उसके अंदर बताया था मैंने आपको कि हर बच्चा एक अलग तरह से सीखता है। कोई रोट लर्निंग के थ्रू सीखता है, कोई किसी चीज़ के थ्रू सीखता है। तो वो जो अलग लर्निंग स्टाइल होता है वो किस वजह से होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से। मैंने आपको बताया भी था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो आपका हो जाएगा। व्यक्तिगत भिन्नताओं का एक सिद्धांत था, उसके अंदर थी ये चीज़ें। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो भाई, आपका एक होता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो ये होता है बेस्ट वे ऑफ असेसमेंट है ये पोर्टफोलियो। अब ये पोर्टफोलियो के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ये क्या होता है। देखो ये इंडिया में इतना ज़्यादा पॉपुलर अभी है नहीं, लेकिन बाहर ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये पोर्टफोलियो। समझो ये होता क्या है। वैसे मैंने आपको सीडीपी के टाइम पे भी ये बताया था, लेकिन दोबारा सुन लो पोर्टफोलियो क्या है। ये हिंदी पेडागोजी के अंदर भी हमने बात करी थी इस बारे में कि सबसे बेस्ट तरीका है पोर्टफोलियो। ये क्या होता है, जब बच्चा स्कूल के अंदर एंटर हुआ, ठीक है, तो उसके साथ में उसको ऑब्जर्व करने लग जाएंगे हम। अब वो ऑब्जर्वेशन जब हम करेंगे तो ऑब्जर्व करके हम उसको रेटिंग स्केल। अब एक और चीज़ बता रहा हूँ, देखो ऑब्जर्वेशन जब हम करते हैं ना, तो उसको ऑब्जर्वेशन जब हम उसको करते हैं तो उसको रेट करते हैं, बच्चे को रेट करते हैं रेटिंग स्केल से। रेट करते हैं कैसे, रेटिंग स्केल से। जैसे कि अगर मान लो जो जज होते हैं हमारे, जो हमारे शोज़ होते हैं, रियलिटी शोज़ होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं। अलग से कोई रिटर्न पेपर या वो चीज़ें तो नहीं लेते ना, तो वो उसको बंदे को रेट करते हैं कि मैं 5 में से 3 दूंगी, मैं 5 में से 4 दूंगा। तो ये सारी चीज़ें रेटिंग स्केल, तो इसी को रेटिंग स्केल कहते हैं। रेटिंग स्केल कैसे होता है, जब ऑब्जर्व करते हैं हम किसी बंदे को, ठीक है, तो उस ऑब्जर्वेशन के बेस पे हम बंदे का एक रिकॉर्ड तैयार करते हैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। अब उसके अंदर हम वो चीज़ें भी डाल देते हैं जो उसने अच्छे काम किए हैं, उसकी कोई अच्छी ड्राइंग थी या कुछ अच्छा था, उसने जो अचीव किया, सब कुछ पोर्टफोलियो में होता है। और बाहर ये चीज़ें कैसे यूज़ होती हैं समझो। बाहर आपने हॉलीवुड मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि पुलिस स्टेशन के साथ में उनका जो डाटा होता है ना, ये ऑनलाइन उनको क्राइम ब्यूरो को दे दिया जाता है कि आप बच्चे का बिहेवियर आप पहले से बताएं। कि जैसे कोई बंदा पहली बार गया है पुलिस स्टेशन, तो उसको कहीं ना कहीं ये पता चल जाता है बंदे के बिहेवियर के बारे में। जैसे इंडिया की मैं ये कहूँ कि इंडिया का जो लॉ सिस्टम है या ये सारी चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं किस वजह से फेल हो रहा है। हमारे पास में क्रिमिनल पहली बार आता है, हमें ये नहीं पता वो बंदा कैसा था। कोई बंदा उसके बारे में कुछ कहता है, कोई बंदा उसके बारे में कुछ कहता है, लेकिन अगर उसका हमारे पास में पोर्टफोलियो होगा जो स्टार्टिंग से मेंटेन किया था, अब अगर वो अलग स्कूल के अंदर जाएगा ना, तब भी उसका पोर्टफोलियो उसके साथ जाएगा। ठीक है, अगर उसने किसी को मार पिटाई करी है वो भी इसके अंदर होगा, तो वो देखते ही बता देते हैं कि अच्छा तुमने तो 4th क्लास के अंदर भी लड़ाई की थी, तुमको तो ऐसे स्कूल से निकाल दिया गया था। तो ये उसका पोर्टफोलियो होता है। और ये पोर्टफोलियो
सीधा स्कूल कॉलेज के थ्रू आपका पुलिस स्टेशन और यहाँ पे जाता है, तो ये असेसमेंट के थ्रू होता है। ये असेसमेंट आगे लॉज वगैरह और इन वगैरह में अगर बच्चा आगे फंसता है तो उसके अंदर भी उसको असेस करने के अंदर हेल्प करती हैं। तो ये तो बेस्ट चीज़ है, ठीक है, कि हम स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बच्चे को एक बस मार्क्स नहीं है कि 10वीं के नंबर बता भाई, अच्छा 10वीं में तेरे 90% है, इसका मतलब तो तू बहुत होशियार है। इंटेलिजेंट है या नहीं है ये कोई मैटर नहीं करता, हमको ये भी पता होनी चाहिए उसके 9th में कितने मार्क्स थे, 9th में से उसने क्या चेंज किया या क्या हुआ ऐसा कि मान लो ऐसा हो जो 9th क्लास, मतलब एक बंदे की पूरी फ्रेम बन जाता है एक बंदे का कि हाँ भाई ये बंदा ठीक है या ये गलत है, ठीक है आपका। तो ये इस वजह से हमारा पोर्टफोलियो होता है कि हाँ, जैसे अगर आपको खाली मैं बताऊं कि ये 10वीं में इसके इतने नंबर थे और दूसरा मैं ये बताऊं कि भाई ये 9th तक तो ये बहुत पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था लेकिन फिर ये अच्छा हो गया पढ़ाई के अंदर, तो इसका मतलब इसने मेहनत करी है, अब कुछ वो हुआ। या ऐसा होगा कि 9th क्लास में तो इसके फादर की डेथ हो गई थी, ये तब तक अच्छा था, उसके बाद में इसकी लाइफ में ये चेंज आया, इस वजह से ये डाउन हो गया। तो हम बच्चे के हमारे पास में सिचुएशंस भी आ जाती हैं, ठीक है, हम हर चीज़ को जज करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो 90% चांस जब आपका पोर्टफोलियो मिलेगा ना इसके अंदर ऑप्शन के अंदर सीटेट इसको बहुत ज़्यादा वरीयता देता है, तो आपका उत्तर ये होगा ही होगा, समझ लेना आप ये चीज़। 90 क्या 99 कह दूंगा मैं। डिसलेक्सिया मैंने बता रखा है इंक्लूसिव एजुकेशन की जब मैंने बात करी थी तो रीडिंग से रिलेटेड, ठीक है। चलिए कह रहे हैं कि भैया इनमें से बताओ कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या चीज़ नहीं है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में मैंने आपको बात गया था, जिसके पास में पीडीएफ नोट्स है हमारे जो पेड वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो अपने नोट्स एक बार असेसमेंट के देख लेना। जिनके पास नोट्स नहीं है वो अपने असेसमेंट की वीडियो देख लेना, वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा ग्रेडिंग एंड रैंकिंग इसका क्यों है, क्योंकि वहाँ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था इसको, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम ग्रेड या रैंक नहीं देते, उसके हमारा मेन मतलब वो नहीं होता, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनमें से बताइए कि ऑब्जेक्टिव। अब देखो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट मेनली हमारा क्या होता है, जिसके अंदर आपको लिखना कम पड़े, ठीक है, जिसके आपको लिखना कम पड़े और आपकी टीचर को मार्क्स देने में या इस तरह की चीज़ें करने के अंदर भी आपको दुविधा कम होती है, ठीक है। तो वो आपका ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होता है। अब ऑब्जेक्टिव असेसमेंट जिससे सीटेट है आपका, सीटेट आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव है कि आपको लिखना नहीं पड़ना, गोले भरने पड़ रहे हैं। तो लगभग आपके जितने पेपर होते हैं ये सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। जैसे अब सब्जेक्टिव को कौन सा होता है, जैसे आईएएस मेंस का पेपर जो होता है आपका प्री, वो भी ऑब्जेक्टिव होता है। प्री आपका आईएएस का ऑब्जेक्टिव होता है यूपीएससी का, लेकिन आपका जो मेंस होता है, मेंस में आपको लिखना पड़ता है लंबे लंबे, तो वो सब्जेक्टिव होता है। तो जिसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा वो सब्जेक्टिव, जिसके अंदर आपको नहीं लिखना पड़ेगा वो ऑब्जेक्टिव। बात करते हैं प्रोजेक्ट वर्क में लिखना पड़ता है भाई, होम असाइनमेंट में भी लिखना पड़ता है आपको भाई, हैंड ऑन एक्टिविटीज़ में एक्टिविटी करनी है, लिखने का कोई काम नहीं है। ओरल टेस्टिंग के अंदर भी आपको बोल के बताना है, लिखने का कोई काम नहीं है मौखिक परीक्षा के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आपको पहला और चौथा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बात कर रहे हैं आपकी कि इनमें से बताओ भाई फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए कौन सी चीज़ अच्छी नहीं है। तो मैंने बताया था आपको, डिस्कशन भी करते हैं हम फॉर्मेटिव असेसमेंट के ऊपर। इसी तरह से आपका अगर मान लो कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसको आप लेबल कर रहे हैं डायग्राम को, वो भी होगा। लेकिन आपका जो ये टर्म्स होती है ना, एक्सप्लेन करना टर्म्स को, डेफिनेशन वगैरह, और ये सारी चीज़ें नेगेटिव होती हैं, तो ये हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चंस आ गया, मैंने बताया था जैसे ही पोर्टफोलियो आपका अगर आ जाए ऑप्शन के अंदर तो ये आंसर होगा ही होगा। देख लेते हैं, ये वही है कि वर्कशीट, ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट, मटेरियल करेक्टेड ड्यूरिंग द टर्म इन फोल्डर, तो दिस फोल्डर आर कॉल्ड पोर्टफोलियो। ये फोल्डर आपका थ्रू आउट लाइफ चलता है आपका बच्चे का, ये चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। चलिए इसी तरह से मैंने आपको एक ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के बारे में बात बताया था, जिसके अंदर बच्चे को लिमिट कर दिया जाए वो आपके क्लोज एंडेड होते हैं, जिसके अंदर बच्चे को खुला छोड़ दिया जाए वो ओपन एंडेड हो सकते हैं। वो कुछ भी सोच सकते हैं, जब कुछ भी सोचेंगे तो उनका जब चिंतन करवाया था मैंने, थिंकिंग करवाई थी, तो मैंने बताया था आपको थिंकिंग के आपको वीडियो देख सकते हैं। इसी तरह से आप थिंकिंग की पीडीएफ पढ़ सकते हैं जिनके पास पेड नोट्स है हमारे। चलिए उसके अंदर क्या चीज़ें थी आपका, अगर आप देखेंगे तो देखिए डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है हमारा अभिसारी चिंतन, तो सॉरी डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है, एक सेकंड, हाँ तो भैया हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या था, अभिसारी चिंतन था। तो मैंने आपको बताया था उसके अंदर भी, अगर आपको याद हो तो वो यही था
कि जब बच्चा सोचेगा, जिसमें मैंने बता दिया 2 + 2 = 4, तो बच्चे ने सोचना बंद कर दिया, उसका आंसर आ गया। जैसे ही उसका आंसर आता है बच्चा चिंतन करना बंद कर देता है और वो आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। जैसे यहाँ पे ये है 5 एडवांटेजेस ऑफ ट्रीज, 5 एडवांटेजेस ऑफ ट्रीज हैं जो आपके, ये आपका क्या है, ये आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या चीज़ होगी, इसके अंदर आपका बच्चा सोचेगा नहीं, ठीक है। इसी तरह से फिर आपका ये ओपन एंडेड हो गए, बच्चा इसके अंदर सोचता ही रहेगा कि अगर पेड़ नहीं हो तो क्या होगा, ठीक है। तो इस वजह से इसका आंसर है 4। इसके अंदर बच्चा जब क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछा तो बच्चे की कन्वर्जेंट थिंकिंग है, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा तो बच्चे की डाइवर्जेंट थिंकिंग है। ये चीज़ मैंने आपको बता रखी थी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। अब ये कह रखा है ये क्वेश्चंस किसके बारे में है, ये टीचर के बारे में, बच्चों के बारे में, इनके बारे में बात करते हैं। ये कौन असेसमेंट कर रहा है, कौन अपनी सेल्फ असेसमेंट करना है। देखिए हाउ वेल डिड आई प्लान, मैंने कैसा प्लान किया, ये हमारा टीचर के बारे में है, ठीक है। टीचर ही प्लान करता है, बच्चे प्लान नहीं करते। इसी तरह से मैंने फॉलो कैसा किया उस प्लान को, तो ये भी हमारा टीचर के बारे में, ये भी टी है, ये भी टी है। व्हाट वर माई स्ट्रेंथ, अभी स्ट्रेंथ टीचर की भी हो सकती है, स्टूडेंट की भी हो सकती है, दोनों के लिए हो सकता है। व्हाट एग्जैक्टली आई फाइंड डिफिकल्ट, मेरे को क्या मुश्किल लगा, तो ये हमारा मेनली स्टूडेंट का होता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये चारों क्वेश्चन टीचर के लिए भी है, स्टूडेंट के लिए भी है, तो इस तरह से हमारा आंसर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाँ भाई देखो भाई आपका ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स विल बी अप्रोप्रिएट फॉर assessing social personal quality of children engaging in learning in EVS through group work। देखिए समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। अब देखो भाई एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, समझना। जब मैं ऑब्जर्व करूँगा, देखो यहाँ सबसे पहले बताओ कि कोई बच्चा किसके साथ कैसा है, आप उसको कैसे कैसे उसको चेक करेंगे। पेन पेंसिल टेस्ट लेके करेंगे क्या, सोसाइटी के अंदर वो बच्चा कैसा है, पेन पेंसिल टेस्ट लेके तो नहीं होगी ये सारी चीज़ें, कैसे होंगी, हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। और ऑब्जर्वेशन से मैंने बताया था क्या होता है, रेटिंग स्केल से आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपका रेटिंग स्केल हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चंस मैंने आपको करवाया था, जब मैंने जेंडर का करवाया था तो एक स्टीरियोटाइप और मिथ के बारे में बताया था। और भाई एक चीज़ बताता हूँ आपको, रियलिटी जो बताता हूँ पूरे यूट्यूब पे या कहीं भी आप चले जाएंगे, इसका आंसर आपको सही नहीं मिलेगा। इसका लोग बताएंगे स्टीरियोटाइप, बट इसका आंसर मिथ है, ठीक है। जब सीटेट ने पहली बार मिथ इसका आंसर दिया था तो उसके ऊपर भी बहुत हल्ला कटा था, बहुत लोग इसके ऊपर चैलेंज किया था, बट आंसर की चेंज नहीं हुई। और रीज़न मैं बताता हूँ, मैंने आपको तब भी बताया था जब मैंने जेंडर का करवाया था, दोबारा सुन लो क्या चीज़ होती है। स्टीरियोटाइप क्या होता है, मिथ क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखिए आपके पास एक ग्रुप है, ग्रुप कोई भी हो सकता है। मैं अभी जेंडर स्टीरियोटाइप वगैरह के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं स्टीरियोटाइप वर्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या होता है ग्रुप, क्या होता है ग्रुप, हिंदू हो सकता है, ग्रुप मुस्लिम हो सकता है, ग्रुप लंबे बच्चे हो सकता है, ग्रुप चश्मे वाले बच्चे हो सकता है। इन सारों के बारे में आपकी कुछ ना कुछ सोच होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, मान लो चश्मे वाले बच्चे को आपका ये लगता है कि जो चश्मे वाला होता है वो होशियार होता है, ठीक है। तो आपकी सोच किसके बारे में है, चश्मे वालों बच्चों के एक ग्रुप है चश्मे वालों का, उसके बारे में आपकी ये सोच है, ठीक है। तो अब एक चश्मे वाला बंदा आपके पास में आया, ठीक है, तो आप उसको कह रहे हैं कि भैया ये भी होशियार होगा। तो जब आपकी एक सोच थी ग्रुप के बारे में, उसके बेस पे आपने एक बंदे को जज कर लिया, ठीक है, कि ये भी उस ग्रुप का है तो ये भी वैसा ही होगा। जैसे मैंने बताया था आपको, अगर आपकी सोच है जाटों के बारे में कि जाट लंबे चौड़े होते हैं या ये सारी चीज़ें होते हैं, अब वो सोच नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, सच हो सकती है, झूठ हो सकती है, हमको इससे कोई मतलब है ही नहीं। समझ लो ये चीज़, समझ आया। ये हमें कोई मतलब ही नहीं है इस चीज़ के बारे में कि आपकी वो सोच सही है या गलत है, लेकिन आप उस सोच की वजह से किसी एक बंदे को जज कर रहे हो, किसी एक बंदे को, समझ लेना ये चीज़, मतलब उस ग्रुप के किसी एक बंदे, दो बंदे, या उस ग्रुप के एक छोटे ग्रुप को आप जज कर रहे हो उस वजह से, तो आप स्टीरियोटाइप कर रहे हो। समझ आया। आपकी एक बड़े ग्रुप के बारे में आपकी एक सोच थी, उसका एक तबका आया, एक छोटा एरिया आया जिसकी वजह से आप जज कर रहे हो, तो वो आपकी सोच है, वो स्टीरियोटाइप है आपका। समझ आया, वो आपका क्या है, स्टीरियोटाइप है, ठीक है।
अब आपका क्या होता है, समझो एक चीज़, मिथ क्या होता है। मिथ आपका होता है जब आप पूरे के पूरे ग्रुप को गलत जज करते हो। यहाँ हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है गलत शब्द, ठीक है। वहाँ हमारे लिए गलत या सही की बात नहीं थी, वहाँ ये था अगर मैंने ये सोच रखा है लंबे बच्चे बास्केटबॉल अच्छा खेलते हैं, तो अगर कोई लंबा बच्चा आया मेरे पास में और मैं ये कहूँगा तू तो बास्केटबॉल अच्छा खेलता होगा, तो ये चीज़ सही है या गलत है मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन मैंने एक बच्चे को मैंने एक जज कर दिया, हो सकता है वो अच्छा खेलता भी हो, ठीक है, लेकिन मैंने उसको जज कर लिया, तो वो मेरा स्टीरियोटाइप हो गया। जबकि अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कि आपका जो ग्रुप है, ग्रुप को आपने गलत जज करा है, पूरे के पूरे ग्रुप को, तो वो आपका मिथ होगा। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर ग्रुप की बात करिए, महिलाओं का एक ग्रुप है, वो पुरुषों की तुलना में कमजोर होता है, तो आप ग्रुप को गलत जज कर रहे हैं, तो ये आपका होता है मिथ, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं जल्दी जल्दी। बाला, देखिए बाला के बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं जानना, बाला यही होता है। बाला एक्चुअली एक नया है हमारे आसपास में। ये क्या हो रहा है, स्कूलों को ये कहा जा रहा है कि बिल्डिंग को एज ए लर्निंग एड यूज़ करो, कि आप अलग से एड्स मत बनाओ, अगर बच्चा खुद आ रहा है ना स्कूल के अंदर तब भी वो कुछ सीख के जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे जो सीढ़ियाँ होते हैं उसके अंदर पहाड़े रख दिए जाते हैं, 5, 10, 15, इस तरह से बच्चा जब सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ेगा सीढ़ियों को देखेगा, वो देखेगा वो सारी चीज़ें, तो वो क्या होगा, बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड हो जाएगा, ठीक है, कि बिल्डिंग में ही कुछ ना कुछ सीखने को उसको बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। चलिए आगे बात करते हैं। जब असेसमेंट के बारे में हम बात करी थी तो असेसमेंट एज लर्निंग, ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग के बारे में बात करी थी, उसको उठा के देखिएगा। सेल्फ असेसमेंट मैंने बताया था, असेसमेंट एज लर्निंग होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल कब होती है, ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बता दी थी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं ठीक है। फिर आपका है फॉर्मेटिव असेसमेंट में नोट। अब देख लो भाई, वैसे अगर नोट नहीं होता तो मैंने बताया था सबसे पॉजिटिव वर्ड आपका पोर्टफोलियो होता है, ये बात समझ लेना, लेकिन यहाँ पे आ गया नोट, ठीक है। तो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, जब मैंने एफए और एसए के बारे में बात करी थी सीसी के अंदर आपका, तो बताया था जब लास्ट में आपके एग्जाम होते हैं, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण होते हैं, तो वो एसए में आते हैं, सबमेटिव असेसमेंट में आते हैं, ठीक है। तो आपका ये वही है। चलिए आगे बात करते हैं भाई। ये कंसेप्ट मैंने आपको एक्चुअली करवाया नहीं था, थॉर्नडाइक का कंसेप्ट है ये। इसके उसने 3 हमारी मेन थ्योरी दी थी, थ्योरी तो नहीं कहूँगा, थ्योरी एक ही थी, उसके 3 प्रिंसिपल थे, लॉ ऑफ एनालॉजी, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस। तो मैं बता देता हूँ इनके बारे में क्या था। देखिए लॉ ऑफ रेडीनेस की, बच्चा जितना ज़्यादा रेडी होगा उसके लिए हमें बच्चे को रेडी करना है, जब रेडी हो जाएगा तो वो अच्छे से सीख पाएगा, ये लॉ ऑफ रेडीनेस था। एक आपका होता है लॉ ऑफ एनालॉजी। एनालॉजी के एक्चुअली क्वेश्चंस होते हैं आपके। क्वेश्चंस कैसे होंगे कि मान लीजिए मैं ये कहूँगा कि जो इसके और इसके बीच में मेरा जो रिलेशन है ना, वही मेरा इसके और इसके बीच में होगा। रीजनिंग अगर आपने पढ़ी हो तो एनालॉजी के क्वेश्चन होते हैं, नहीं पढ़ी हो तो आप खोल के देखना, रीजनिंग एनालॉजी क्वेश्चंस आपको पता चल जाएगा। वो क्या होता है कि इसके और इसके बीच में जो मेरा रिलेशन है वही इसके और इसके बीच में होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ लेना है। क्वेश्चंस में ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए चाइल्ड इन क्लास रिस्पॉन्ड टू अ न्यू सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स मेड बाय हिम और हर इन सिमिलर पास्ट सिचुएशन। पुराने वाली सिचुएशन में भी वो वैसा ही बच्चा कर रहा है, नई सिचुएशन के हिसाब से, सॉरी नई सिचुएशन में वैसे ही रिस्पॉन्स कर रहा है जैसे उसने पुरानी में किया था। तो वो क्या था, वो लॉ ऑफ इफेक्ट था, सॉरी लॉ ऑफ एनालॉजी था, ठीक है। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है कि अगर बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो उसको पीट दे, छेड़ दो, तो वो बच्चा उससे रुक जाएगा। अगर उसको रीइंफोर्समेंट दे दोगे तो वो बच्चा उससे कर लेगा, कुछ अच्छा कर लेगा। अगर उसको मोटिवेट कर दोगे तो ये लॉ ऑफ इफेक्ट था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एजुकेशन बताया था मैंने, स्पेशल नीड का कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि स्पेशल नीड के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। इंक्लूसिव एजुकेशन का हमारा रूल चल रहा है तो हमें नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या करता है बताया था भाई, ये तो सीधा सीधा है कि क्रिएट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्रिएट करता है यंग लर्नर्स के अंदर, तो यही है हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ जी, हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट असेसमेंट इज द लीस्ट अप्रोप्रिएट। असेसमेंट के जब हमने बात करी थी तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था असेसमेंट क्या होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें बताई थी मैंने कुछ, ठीक है। तो उसके अंदर जो पॉजिटिव चीज़ थी वो ये थी कि थ्रू आउट द हमारा
हमेशा हम उसको फ्रीक्वेंट टेस्ट नहीं लेंगे, ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंटली हम उसको समेटिव तरह से हम उसको असेस करते रहेंगे, उसको ऑब्जर्व करके करते रहेंगे, उसको पता ना चले। और ये हमारे लिए नेगेटिव थी कि हम लास्ट में बच्चे का टेस्ट लेते हैं, ये हमारे लिए गलत था। तो ये हमारा आ गया एट द एंड ऑफ टर्म, तो नेगेटिव चीज़ हो गई ना, नेगेटिव पूछी हुई थी इसके अंदर। क्वेश्चन आ गया भाई, पोर्टफोलियो आ गया। पोर्टफोलियो हमारा आंसर ही होगा, मैंने आपको बताया था, क्योंकि बेसिक आ गया ना। देखो ये वही है, डे टू डे बेसिस पे हम उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी ये वही है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, हमें बताना कमेंट्स में कि कैसी वीडियोस आपको लग रही है। कमेंट आप कम कर रहे हैं, कमेंट में बताइए भैया, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए करिए अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। मैं था आपका प्रतीक मलिक और आप देख रहे थे TCF प्रतीक मलिक।